जो मैं पढ़ेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे हिंदी में है और मेरे सामने इंग्लिश में है। फिलियस फॉक इन लिविंग लंदन, मतलब बेसिकली लंदन छोड़ रहे हैं वो, और लंदन छोड़ने में डाउटलेस, मतलब उनको कोई संदेह नहीं है, डिड नॉट सस्पेक्ट द ग्रेट एक्साइटमेंट विच हिज डिपार्चर वॉज गोइंग टू क्रिएट। बेसिकली फिलियस फॉक को लंदन छोड़ने में निसंदेह उस महान उत्साह का कोई संदेह नहीं है जो उनके जाने के बाद पैदा होने वाला था। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैं 80 दिनों की यात्रा के लिए लंदन छोड़ूंगा तो इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, बहुत ज़्यादा उत्साह होगा। द न्यूज़ ऑफ द वैगर, वैगर मतलब दाव लगाने की जो खबर थी कि उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, स्प्रेड फर्स्ट इन द रिफॉर्म क्लब। सबसे पहले कहाँ फैली थी? रिफॉर्म क्लब में फैली थी, एंड प्रोड्यूस क्वाइट अ सटायर, और बेसिकली हलचल मच गई थी अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑनरेबल सर्कल्स। अब ऑनरेबल सर्कल्स का मतलब होता है जो अच्छे अच्छे पदों पर लोग होते हैं, तो उन्होंने अपना सब कुछ दाव लगा दिया है, दाव पर लगा दिया। ये रिफॉर्म क्लब में सबसे पहले फैली, फिर बाद में जो थे ऑनरेबल सर्कल्स के जो मेंबर्स थे उनके बीच में भी फैल गई, है ना। माननीय मंडी मतलब बहुत अच्छे पदों पर जो सदस्य थे उनके बीच में फैल गई। देन फ्रॉम द क्लब इट वेंट इनटू द पेपर्स। अब क्लब में तो फैली, फिर उसके बाद ये न्यूज़पेपर में भी छपने लगी कि भाई एक बंदा है जो रिफॉर्म क्लब का सदस्य है और फिर वो 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा करेगा। जो होता है मीडियम ऑफ रिपोर्टर्स, मतलब किस तरीके से फैली? थ्रू द मीडियम ऑफ रिपोर्टर्स, पत्रकारों के माध्यम से। फिर क्लब से ये पत्रकारों के माध्यम से यानी रिपोर्टर्स के माध्यम से सब जगह फैलने लगी। और फिर यूनाइटेड किंगडम में जो भी लोग थे ना, अखबार पढ़ते थे, ठीक है, उन सबके बीच में पहुंच गई। देन फ्रॉम द क्लब इट वेंट टू द पेपर्स में आई, क्लब से न्यूज़पेपर में छपी, और थ्रू द मीडियम ऑफ द रिपोर्टर्स, किसके द्वारा छपी थी? रिपोर्टर्स के माध्यम से। एंड फ्रॉम द पेपर्स फिर ये पहुंच गई थी पब्लिक ऑफ लंदन के बीच में, एंड फिर इंटायर यूनाइटेड किंगडम में खबर फैल गई थी। द क्वेश्चन ऑफ द टूर ऑफ द वर्ड वॉज कमेंटेड अपॉन। अब क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति कुछ बहुत अलग ही कर रहा होता है तो लोग उस पर बातें करते हैं, तो दुनिया की सैर के सवाल पर इतने जोश और गर्मजोशी के साथ टिप्पणियाँ की गई, लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे। तो क्वेश्चन ऑफ द टूर ऑफ द वर्ड वॉज कमेंटेड अपॉन, है ना। लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे, लोग डिस्कस करने लगे, लोग जो थे डिसाइडेड करने लगे, उसका विश्लेषण करने लगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, पॉसिबल भी है क्या, विद एज मच पैशन एंड वार्मथ एज इफ इट वर अ न्यू अल्बामा अफेयर। और लोग ऐसे करने लगे जैसे ये कोई अल्बामा अफेयर हो। अल्बामा अफेयर बेसिकली एक ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में होने वाला अफेयर था, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, तो कुछ बात रही होगी उसके बारे में, ठीक है। सम टुक साइड्स विद फिलियस फॉक्स एंड अदर्स। अब कुछ जो थे उन्होंने क्या है कि भाई बहुत, मतलब कह सकते हैं कि कुछ ने फिलियस फॉक के पक्ष में बात करी और कुछ ने जल्दी उनके खिलाफ, मतलब अब क्या होता है, दे सून फॉर्म्ड अ कंसिडरेबल मेजोरिटी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट हिम, और बहुत ज़्यादा मेजोरिटी हो गई जो उनके खिलाफ हो गई कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, इसने अपना सब कुछ दाव पे तो लगा दिया, 80 दिनों की यात्रा तो संभव नहीं है, लोगों को ऐसा लगता था, तो लोग उनके खिलाफ हो गए थे। टू एकम्प्लिश दिस टूर, इस टूर को पूरा करने के लिए, ऑफ द वर्ड अदरवाइज देन इन थ्योरी and upon paper in this medium of time with the means of communication employed at present it was not only impossible but visionary। अब लोगों ने क्या कहा कि दुनिया की इस यात्रा को सैद्धांतिक और कागजी तौर पर हम छोड़ दें। क्या अगर हम कहें कि भाई सिद्धांत है तो हाँ भाई पॉसिबल हो सकती है ज़िंदगी में चीज़, या हम कागजी तौर पर देख सकें कि उन्होंने कागज़ पे तो लिख दिया कि मैं कर लूँगा यात्रा, लेकिन उस समय के जो वर्तमान उपयोग में लाने जाने वाले संचार साधन थे, भाई इतनी तेज़ एरोप्लेन नहीं थे, इतनी तेज़ ट्रेनें नहीं थी, उस समय के संचार साधनों के साथ पूरा करना ना केवल असंभव लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा विजनरी भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी भी लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच रहा है, सब कुछ इसके हिसाब से थोड़ी होगा जितना इसने जैसे प्लान किया हुआ है। फिर न्यूज़पेपर्स जैसे कि द टाइम्स, द स्टैंडर्ड, द इवनिंग स्टार, द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, 20 अदर जो पेपर्स थे, बाकी के जो भी पेपर्स थे, उन्होंने क्या किया, लार्ज सर्कुलेशन डिक्लेयर्ड अगेंस्ट। अब ये इतने सारे पेपर कौन कौन से अगेंस्ट थे, नाम याद कर लो, द टाइम्स, द स्टैंडर्ड, द इवनिंग स्टार, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, ऐसे बहुत सारे जो पत्र थे उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो हम कह सकते हैं, बोल दिया था कि असंभव बात है, ठीक है, और उनके खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ घोषणा कर दी थी। द डेली टेलीग्राफ अलोन सस्टेन्ड हिम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब एक न्यूज़पेपर था डेली टेलीग्राफ, ठीक है, अकेले डेली टेलीग्राफ ने ही कुछ हद तक उन्हें सहारा दिया था, मतलब उनके फेवर में था। फिलियस फॉग वॉज जनरली ट्रीटेड एज अ मैनिक। फिलियस फॉग को तो लोग पागल समझते थे, यार ये बंदा ही बेवकूफ़ है, पागल है यार, ऐसे कौन शर्त लगाता। और ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, फिज़िक्स करते रहते थे, तो बहुत हर बात में करते थे, तो उनको पागल बोलते थे, एज अ फूल। एंड हिज कलीग्स वर ब्लेम्ड फॉर हैविंग टेकन अप
हिज फिगर। और लोगों ने उनके कलीग्स को भी, जो उनके सहयोगी थे ना, उन पे भी ये मतलब एक तरीके से दोष लगाया था कि ये जो है इन लोगों ने उकसाया होगा और इसने ऐसे दाव लगा दिया। तो लोगों ने उनके जो सहयोगी थे उनको भी दाव लगाने के लिए दोषी ठहराया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, which impeached the soundness of the mental faculties of its originator. Extremely passionate but very logical article appeared upon the subject. बस बात समझ लो, जिससे इसके प्रवर्तक की मानसिक क्षमताओं की सुदृढ़ता को प्रभावित किया। बेकार की बकवास है, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इस विषय पर बेहद भावुक लेकिन बहुत ही तार्किक लेख सामने आए। भावुक क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई इसका सब कुछ चला जाएगा, इसने कर तो दिया, पागल है, पूरा सब दाव पे लगा दिया। और बहुत ही तार्किक, मतलब लोग तर्क देने लग गए थे, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वहाँ फंस गया तो क्या होगा। तो बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल, है ना, एक्सट्रीमली पैशनेट चीज़ें सामने आने लगी। लॉजिकल भी थी। द इंटरेस्ट फेल्ट इन इंग्लैंड फॉर एवरीथिंग कंसर्निंग ज्योग्राफी इज़ वेल नोन। अब भूगोल से संबंधित हर चीज़ के लिए इंग्लैंड में महसूस की जाने वाली रुचि संवर्धित है। बेसिकली अब भूगोल से संबंधित है, नहीं जाएगा सब जगह, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सब्जेक्ट का नाम पूछ सकते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंग्लैंड में हर जगह इसकी बातें होने लग गई थी। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं। टू वट एवर क्लास ही बिलोंग, चाहे बंदा किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो गरीब हो, सब इसकी बातें करने लग गए थे। वो डिड नॉट डिव्योर, जिसकी उसको लालच नहीं हो, द कॉलम्स डिवोटेड टू फिलियस फॉक। अच्छा, इसलिए ऐसे कोई पाठक नहीं था, चाहे वे किसी भी वर्ग का हो, जिसने फिलियस फॉक को समर्पित जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उसका अध्ययन ना किया हो, ठीक है। मतलब सब लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हर जगह इसकी चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर्स में इसका नाम आ रहा है। नाम याद कर लो, कौन से न्यूज़पेपर, एक अकेला ही सस्टेन्ड जो इसके साथ था वो था द डेली टेलीग्राफ, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज, शुरू में कुछ दिनों में तो क्या हुआ, अ फ्यू बोल्ड स्प्रिट्स, कुछ बोल्ड स्प्रिट्स मतलब जो कुछ बोल्ड लोग थे बहुत ज़्यादा, और जिसमें हम कह सकते हैं और प्रिंसिपली लेडीज़, और बहुत सारी जो थी औरतें जो थी, वर इन फेवर ऑफ हिम, वो उसके फेवर में थी फिलियस फॉक के, ठीक है। बोल्ड स्प्रिट्स और कुछ लेडीज़, ठीक है। स्पेशली आफ्टर द इल्यूस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, इस किसके बाद इनके फेवर में आ गए थे, कुछ लंदन न्यूज़ में इसके बारे में छपा था, ठीक है। लंदन न्यूज़ में हैड पब्लिश्ड इस पिक्चर, जब उसकी पिक्चर छपी थी लंदन न्यूज़ में, इसकी पिक्चर छपी थी, उसके बाद कुछ बोल्ड स्प्रिट्स और कुछ लेडीज़ इनके फेवर में आ गई थी। कॉपीड फ्रॉम द फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ जो छपी थी ना, ये कहाँ से कॉपी की गई थी, जो कि डिपॉजिटेड थी, लगी हुई थी इन दी आर्चीज ऑफ द रिफॉर्म क्लब में, ठीक है। ये कहाँ लगी थी, आर्चीज ऑफ द रिफॉर्म क्लब में। सर्टीन जेंटलमैन डेयर्ड टू से हम, कुछ जेंटलमैन थे जिन्होंने कहा था हम, क्या मतलब है पता नहीं। दीज वर पर्टिकुलरली, नहीं, वाई नॉट आफ्टर ऑल, क्यों नहीं कर सकता आफ्टर ऑल, ये मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैज़ बीन सीन, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिख रही थी। पहले कुछ दिनों के दौरान कुछ साहसिक आत्मा यानी बोल्ड स्पिरिट्स, मुख्य रूप से महिलाएं यानी कि प्रिंसिपली हम देखें तो लेडीज़, इनके पक्ष में आ गई थी। ख़ास तौर पर इलिस्ट्रेटेड जब छपा था लंदन न्यूज़ में उनकी तस्वीर, उसके बाद ऐसा होने लगा था कि ये लोग इनके फेवर में आए थे। जो रिफॉर्म क्लब के कहाँ लगे होते, अभी लेखागार का मतलब होता है आर्चीव्स, ठीक है। आर्चीव्स ऑफ रिफॉर्म क्लब में इनकी छपी हुई तस्वीर थी, वहाँ से इसकी कॉपी ली गई थी। कुछ सज्जन ने यह कहने का साहस किया, हम आखिर क्यों नहीं कर सकते, ये असिद्ध था। और भी असाधारण चीज़ें दिखने लगी, विशेष रूप से डेली टेलीग्राफ के पाठक थे, क्योंकि डेली टेलीग्राफ के पाठक जो होंगे वो इनके फेवर में होंगे। डेली टेलीग्राफ एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिनके फेवर में बोल रहा था। मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो थी हैज़ बीन सीन, दिखाई देने लग गई थी। These were particularly the readers of the Daily Telegraph, but it was soon felt, बहुत जल्दी ये महसूस किया जाने लगा, that this journal commenced to be weaker in its support. अब लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पत्रिका जो थी ना बहुत कमज़ोर पड़ गई, लोग इनके विरोध में ज़्यादा हो गए। थोड़े बहुत शुरू में डेली टेलीग्राफ पढ़ के इनके फेवर में आए, लेकिन बाद में विरोध में हो गए। इनफैक्ट लॉन्ग आर्टिकल अपीयर हुआ था ऑन द 7th of October को, 7 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लो, इन द बुलेटिन ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। कहाँ छपा था, बुलेटिन ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में, ठीक है। इट ट्रीटेड द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, अब इसने क्या था, हर तरीके से प्रश्न उठाया था, इससे सभी दृष्टिकोणों से कि भाई कैसे करेगा, पैसे नहीं होंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पॉसिबल कैसे है, हर तरीके से, ठीक है। तो दरअसल हम फिर से पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। दरअसल
इनफैक्ट अ लॉन्ग आर्टिकल जब अपीयर हुआ था 7 अक्टूबर को बुलेटिन ऑफ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में, इट ट्रीटेड द क्वेश्चन, उसने भी इस प्रश्न में सभी दृष्टिकोणों से प्रश्न उठाया था, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड क्लियरली, बताया था फुल्ली, ये बेवकूफ़ी भरा काम है, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज। इस उद्यम को, इस काम को मूर्खतापूर्ण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था कि बेवकूफ़ी भरा काम। इस लेखक के अनुसार सब यात्री के विरुद्ध था, सब कुछ यात्री के विरुद्ध था, यानी मिस्टर फॉक के विरुद्ध था। अगर इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य को बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एवरीथिंग वाज अगेंस्ट द ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन? मिस्टर फॉग। द ऑब्स्टिकल्स ऑफ अ मैन, यानी कि एक इंसान है, इसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सोच नहीं पा रहा, इसको लग रहा है जो जिसने सोचा वैसा ही हो जाएगा। एंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ नेचर, अब प्राकृतिक बाधाएं भी आ सकती है, कहीं बाढ़ हो सकती है, कहीं भूकंप आ सकता है, कुछ खराब हो सकती हैं चीज़ें, तो ये ऐसे कैसे इतना सब कुछ अपना दाव पे लगा सकता है, तो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। टू सक्सीड इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में सक्सीड होने के लिए, इट वॉज नेसेसरी टू एडमिट अ मेरिक्यूलस एग्रीमेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द आवर्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, एन एग्रीमेंट ऑफ विच डिड नॉट एग्जैक्ट। बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई, लोगों ने कहा कि मनुष्य को बाधाएं भी आती है, प्राकृतिक बाधाएं भी आती हैं, और इसमें सफल होने के लिए आगमन और प्रस्थान के घंटों का चमत्कारी समझौता होना चाहिए। मैं इतने ही बजे पहुंचूंगा तो वो इतने ही बजे पहुंचे, ठीक है, इतने बजे जाए, हर चीज़ उसी के हिसाब से हो। तो ये लग रहा था कि इतना एग्जैक्ट कैसे हुआ कि जैसे इसने डिसाइड कर रखा है कि भाई इतने बजे पहुंचेगा तो इतने बजे ही पहुंचे, और जितना बजे इसने सोचा कि निकलेगा उतने ही बजे निकले, तो ये सब चमत्कारिक रूप से ऐसा हो तो संभव है, ऐसे तो हो नहीं सकता, सबको यही लग रहा था, विच कैन नॉट एग्जिस्ट, और ऐसा होता नहीं है। द अराइवल ऑफ ट्रेन एट अ फिक्स्ड आवर कुड बी काउंटेड अपॉन स्ट्रिक्टली। अब एक निश्चित समय पर ट्रेनों का आगमन, सख्ती से भरोसा किया जा सकता है क्या कि ट्रेन हमने 6 बजे की लगाई तो 6 ही बजे आएगी। एंड इन यूरोप वेयर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं आर इन क्वेश्चन। अब इन्होंने कहा कि भाई निश्चित समय पर ट्रेन आ जाए, इसका सख्ती से भरोसा किया जा सकता है, और यूरोप में जहाँ अपेक्षाकृत दूरी कम है, दूरी का सवाल है, चलो हम मान लेंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया तो बहुत बड़ा है, जब ये इंडिया पहुंचेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? बट वैन 3 days आर एम्प्लॉयड टू क्रॉस इंडिया, इन्होंने 3 दिन लगाए इंडिया क्रॉस करने के लिए, एंड 7 days टू क्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, कुड द एलिमेंट्स ऑफ सच अ प्रॉब्लम बी इस्टेब्लिश्ड टू अ नाइसटी। मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा लोगों ने कि जब भारत को पार करने में 3 दिन और संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करने में 7 दिन लगते हैं, तो क्या ऐसी समस्या के तत्वों को अच्छे तरीके से स्थापित किया जा सकता है कि कहाँ क्या समस्या है, कि क्या ये पहले से ही सोचा जा सकता है? द एक्सीडेंट्स ऑफ मशीनरी हो सकता है, रनिंग ऑफ ट्रेन ऑफ द ट्रैक हो सकती है, कि ट्रेन अपनी मशीनरी की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, रेलगाड़ियों का ट्रैक से हटकर चलना हो सकता है, कोलिशंस मतलब टकराव हो सकता है, बैड वेदर हो सकता है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो इकट्ठी हो जाए, ये भी हो सकता है। वर दे नॉट ऑल अगेंस्ट फिलियस फॉक, क्या ये सब कुछ फिलियस फॉक के अगेंस्ट नहीं हो सकता? वुड ही नॉट फाइंड हिमसेल्फ in winter on the steamers at the mercy of the winds or of the fogs? सुनो अच्छे से। मशीनरी की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ट्रेन की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, टकराव हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, बर्फ़ जमा सकती है, कि ऐसा फिलियस फॉग के विरुद्ध में नहीं था? क्या वह सर्दियों में खुद को स्टीमर पर हवाओं या कोहरों की दया पर निर्भर नहीं पाएगा? मतलब जब सर्दी पड़ेगी तो इसने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये 2 दिन में वहाँ से निकल जाएगा? हो सकता है बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हो, ना ही निकल पाए, बीमार पड़ जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा हो, तो ये तो उन सब चीज़ों की दया पर निर्भर है ना, प्रकृति की, कि भैया प्रकृति में हवाएं कम चल रही हो, कोहरा नहीं हो रहा हो, तो क्या ये इतना दुर्लभ है कि समुद्री मार्ग के सर्वोत्तम स्टीमरों को 2 या 3 दिनों की देरी का ऐसे अनुभव हो? बट 1 delay वॉज सफिशेंट टू ब्रेक। अगर एक जगह भी वो कहते थे ना गड़बड़ हो गई ना, तो इरिपेरेबली द चेन ऑफ कम्युनिकेशन सारी टूट जाएगी। अगर मतलब स्टीमर या 2 या 3 दिनों की देरी का अनुभव हो, लेकिन एक देरी पूरी संचार श्रृंखला जो इन्होंने लगा रखी है, तो वो अपूरणीय रूप से टूट जाएगी, तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। मतलब अगर आपने लगा रखा है कि इंडिया को आपको 3 दिन में पार करना है, और इंडिया में ही आपको 7 दिन लग गए, तो सारी आगे की सारी प्लानिंग तो ख़राब हो जाएगी। तो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। दी आर्टिकल मेड अ ग्रेट सेंसेशन। अब इस आर्टिकल ने हर जगह बहुत सेंसेशन फैला दिया था। नियरली ऑल द पेपर्स कॉपीड इट, सारे पेपर्स ने इसको कॉपी किया, एंड द स्टॉक इन फिलियस फॉग वेंट डाउन इन द मार्केट। अब इन स्टॉक मार्केट में भाई इनका चलता होगा, तो इनके नाम पे जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा था ये बिल्कुल नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे चला गया। सब अखबारों में इनकी बस बात की नकल हो रही थी। नेक्स्ट पेज। अब
क्या हुआ शुरू में, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, जब ये शुरू में निकले, विच फॉलोड द डिपार्चर ऑफ द जेंटलमैन, जब ये कुछ दिनों में जब इनका प्रस्थान ही हुआ था, इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई थी, मतलब लोग इन पे पैसे लगाने लगे थे, लोग बेट लगा रहे थे। कुछ ने कहा कि चलो मैं पैसे लगाता हूँ, 100 रुपये की शर्त लगाता हूँ तुमसे कि ये कर लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें 500 दूंगा, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन होने लगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन बड़े लेवल पे इन पे पैसा लगने लगा। हैड बीन मेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज अंडरटेकिंग, ठीक है। तो सज्जन मतलब यहाँ मिस्टर फॉक के बारे में है, उनके प्रस्थान यानी उनके डिपार्चर के बारे में है। पहले कुछ दिनों के दौरान ये इस बात पे बहुत बल दिया गया और बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक जो है लेन देन हुआ। इंग्लैंड में जुआरियों की दुनिया से कहीं अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ दुनिया है। बेसिकली ये कह रहे थे कि इंग्लैंड में ना, यहाँ पर देखो इंग्लिश में दे रखा है द वर्ड ऑफ बैटर्स, मतलब बैट लगाने वाले यानी शर्त लगाने वाले जो हैं मोर इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड एलिवेटेड है, श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं वर्ड के देन द गैम्बलर्स। जो प्रॉपर ताश खेलने वाले जुआरी होते हैं उससे ज़्यादा बैट लगाने का वहाँ पे प्रचलन था इंग्लैंड में। टू बैटर्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश टेम्परमेंट। अब बैट किस चीज़ के लिए लग रही थी? दाव लगाना, अंग्रेजी स्वभाव के अनुसार। मतलब इंग्लिश टेम्परमेंट का मतलब है अंग्रेजों का ही स्वभाव है, वो बैट लगाते हैं। सो दैट नॉट ओनली द वेरियस अगेंस्ट द फॉक के बट ऑल्सो वेरियस मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म क्लब मेड हैवी बैट्स। उन लोगों ने, रिफॉर्म क्लब के लोगों ने ही बहुत बहुत पैसा लगा दिया था इनके ऊपर, शर्तें लगा दी थी। और इंग्लैंड में बेसिकली ना जो प्रॉपर जुआ खेलते हैं उनसे ज़्यादा बैट लगाने वाले लोग थे। टू बैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश टेम्परमेंट, मतलब बैट लगाना अंग्रेजी स्वभाव है, अंग्रेज़ों का स्वभाव है। सो दैट नॉट ओनली द वेरियस मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म क्लब ने हैवी बैट्स लगाई थी बट फॉर द अगेंस्ट विलियम्स फॉक भी बहुत बैट लगी थी। बट ऑल्सो द मास ऑफ पब्लिक जो थी वो भी एंटर्ड इनटू द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में, इस अभियान में, इस आंदोलन में कि कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, इसमें लोग पैसा लगाने लग गए थे। विलियम्स फॉक वॉज एंटर्ड लाइक अ रेस हॉर्स, ऐसा लग रहा था जैसे रेस कोर्स में घोड़ों पे पैसा लगाते हैं ना लोग, ऐसे इन अ सॉर्ट ऑफ स्टट बुक। विलियम्स फॉक की बोली, नहीं यहाँ पर आ जाओ, हाँ जी, फिलियस फॉक को एक प्रकार की स्टड बुक में रेस के घोड़े की तरह दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। आ गया, अ बॉन्ड वॉज इश्यूड, एक बॉन्ड इशू किया गया विच वॉज इमीडिएटली quoted upon the London Exchange. Phileas Fogg was bid and asked for firm and above par. The enormous transactions were made. देखो फिलियस फॉग ने क्या हुआ, एक तो स्टड बुक में याद देख लेना घोड़े की रेस की तरह दर्जा दिया था। एक बॉन्ड वॉश जारी किया गया था जिसे तुरंत लंदन एक्सचेंज में उद्धृत किया गया था, लिखा गया था। बॉन्ड होते हैं ना, जैसे हमने इसके 4 बॉन्ड खरीद लिए, हमने 10 बॉन्ड खरीद लिए, कोई फेवर में खरीद रहा है, कोई विरोध में खरीद रहा है, ऐसे। फिलियस फॉग की बोली, यह पूछा गया फॉर्म या उस पर ऊपर लिखा था भारी लेन देन थे, मतलब बेसिकली इन पे लोग पैसा लगा रहे थे, यही बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे? बट 5 days आफ्टर दिस डिपार्चर, इनके जाने के 5 दिन बाद, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल, जब एक आर्टिकल छपता है बुलेटिन ऑफ जियोग्राफिकल सोसाइटी में, द ऑफरिंग कमेंस्ड टू कम इन प्लेंटीफुली। अब लेकिन इनके जाने के 5 दिन बाद जियोग्राफिकल सोसाइटी के बुलेटिन में एक लेख छपने के बाद प्रचुर मात्रा में आने लगा। मतलब बेसिकली ये बातें और ज़्यादा फैलने लग गई थी जब पेपर में छप गया था, बुलेटिन ऑफ जियोग्राफिकल सोसाइटी में इनके बारे में आर्टिकल छपा था। फिलियस ऑफरिंग कमेंस्ड टू अपॉन प्लेंटीफुल, यहाँ ठीक है। फिलियस फॉग डिक्लाइंड, फिलियस फॉग ने मना कर दिया था। इट वॉज ऑफर्ड इन बंडल्स, इन्हें बंडल्स में पैसा भी पेश किया गया था। किस चीज़ के लिए मुझे नहीं समझ में आया। टेकन फर्स्ट एट 5 then at 10 and it was finally taken only at 20, at 50, at 100। 5 पता नहीं क्या इन पे 5, मतलब इन्हें बंडल दिए गए थे पैसों के, 5 के, 10 के, 20 के, पता नहीं लाख होंगे, 50,000 है, क्या पता नहीं चल रहा है। ओनली 1 adherent remained steadfast to him, केवल एक अनुयायी उनके प्रति दृढ़ रहा था। कौन था उनको मानने वाला? उनका एक एडहरेंट जो था वो इनके फेवर में ही रहा लास्ट तक भी। इट वॉज द ओल्ड पैरालाइज्ड लॉर्ड, ये नाम आ सकता है, एल्ब मर्ले। लॉर्ड एल्ब मर्ले इनके फेवर में रहे थे, ये पैरालाइज्ड थे। लॉर्ड एल्ब मर्ले इनके फेवर में रहे थे, पैरालाइज्ड थे। दिस ऑनरेबल जेंटलमैन कन्फाइंड टू हिज आर्मचेयर, ये 10 सालों से एक तरीके से अपने आर्मचेयर पे ही थे। नहीं, कन्फाइंड टू हिज आर्मचेयर 10 साल नहीं थे रखे। दिस ऑनरेबल जेंटलमैन कन्फाइंड टू हिज आर्मचेयर वुड हैव गिवन हिज फॉर्च्यून टू बी एबल टू मेक द टूर ऑफ द वर्ल्ड इवन इन 10 years। अच्छा, ये देखो एक व्यक्ति था, एक अनुयायी था, उनके प्रति दृढ़ था बिल्कुल। वो था एक बुरा पैरालाइज्ड बंदा, लॉर्ड एल्ब मर्ले। ये सज्जन अपनी कुर्सी तक ही सीमित रहे, 10 वर्षों में भी दुनिया का दौरा करने में सक्षम होने के लिए अपना भाग्य दे देते। पता नहीं, मतलब इनको ऐसा शायद करना हो, इनको भी
और ये ना कर पाए हों, लेकिन ये इनके फेवर में रहे थे। ही बैट 5,000 पाउंड्स इन फेवर ऑफ फिलियस फॉक। अब किसने लगाई थी? लॉर्ड एल्ब मर्ले ने 10 पाउंड का दाव लगाया था कि ये कर लेंगे। एंड इवन व्हेन द फुली एज वेल एज द यूजलेसनेस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड टू हिम, जब उन्होंने ये पैसा लगा दिया था, जबकि उन्हें बताया गया था कि ये परियोजना जो इन्होंने बनाई है, प्लानिंग बनाई है, बेकार है, मूर्खतापूर्ण है, लेकिन तब भी इन्होंने पैसा लगा दिया था। ठीक है। द एडरेंट मतलब जो इनके अनुयायी वो कम होते जा रहे थे। फिलियस फॉक बिकम फ्यूअर एंड फ्यूअर। लोग धीरे धीरे कह रहे थे नहीं कर पाएगा, ये बेवकूफ़ आदमी है। एवरीबडी एंड नॉट विदाउट रीज़न वॉज पुटिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट हिम। अब कोई खास रीज़न तो था नहीं, स्वयं को उनके विरुद्ध खड़ा कर रहे थे। मतलब सब लोग इनके विरुद्ध होते जा रहे थे और एक के मुकाबले एक, 50, अर्ध 100 पर दाव लगाए गए। सब इन पर दाव लगाने लग गए। व्हेन 7 days बैट्स लग रही थी, 7 days आफ्टर हिज डिपार्चर एन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट होता है। दैम नॉट टू टेकन इट ऑल, मतलब पता नहीं कोई घटना होती है 7 दिन बाद। इस दिन क्या होता है? शाम को 9 बजे, हाँ ये घटना है। एट 9 o'clock इन द इवनिंग ऑफ दिस डे द कमिश्नर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस रिसीव करता है एक टेलीग्राफ, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है क्लाउन कमिश्नर ऑफ पुलिस जनरल ऑफिस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड स्क्वायर, आई हैव द बैंक रॉबर, मेरे को बैंक रॉबर फिलियस फॉक मिल गया है। सेंट विदाउट डिले, आप एक वारंट भेज दीजिए बिना डिले के। बॉम्बे में मिला है मुझे, तो बॉम्बे भेज दीजिए वो, ब्रिटिश इंडिया में। और ये फिक्स ने, एक डिटेक्टिव होता है उसने भेजा था ये, किसको? कमिश्नर को भेजा था ये कि आप मेरे को ना फिलियस फॉक मिल गया है और आप ना वारंट भेज दो बॉम्बे उसके नाम का। द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्पैच वॉज इमीडिएट, अब इसका प्रभाव एकदम तुरंत हुआ। रहे फिलियस फॉक मिल गया मिल गया मिल गया ऐसे करके। द ऑनरेबल जेंटलमैन डिसअपियर्ड टू मेक रूम फॉर द बैंक नोट रॉबर, माननीय सज्जन बैंक नोट लुटेरे के लिए जगह बनाने के लिए गायब हो गए। हिज फोटोग्राफ डिपॉजिट कर दी गई थी रिफॉर्म क्लब में विद दोज ऑफ हिज कलीग्स वॉज एग्जामिन, जिन्होंने जो इसके सहकर्मी थे उसने एग्जामिन कर ली थी, तस्वीर की जांच कर ली थी कि हाँ यही है। इस प्रेक्षण का प्रभाव बिल्कुल एकदम तत्काल हो गया था, तुरंत प्रभाव में आ गई थी चीज़ें। माननीय सज्जन बैंक लुटेरों के लिए जगह बनाने के लिए गायब हो गए। रिफॉर्म क्लब में अपने सहकर्मियों के साथ जमा की गई उनकी तस्वीरों की जांच की गई। अच्छा, रिफॉर्म क्लब में इनकी तस्वीर लगी हुई ना, उसको एग्जामिन किया गया होगा। इट रिप्रोड्यूस्ड फीचर्स बाय फीचर द मैन हुज डिस्क्रिप्शन हैड बीन फ्लरिश्ड बाय द कमीशन ऑफ इंक्वायरी। They recalled how mysterious Phileas Fogg's life and has been, his isolation, his sudden departure, and it appeared evident that this person, under the pretext of a journey round the world and supporting it by a senseless bet, had no other aim than to mislead the agents of the English police. सुन लो अभी क्या हुआ। इस फीचर दर फीचर उनकी व्यक्ति के पुनरुत्थान किया गया, मुझे नहीं पता चल रहा। जांच की जाने लगी थी फिलियस फॉक कितना रहस्यमयी है ये याद किया जा रहा था, और अचानक वो चले गए थे। तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुनिया भर में ये उस लोगों को लग रहा था यात्रा के बहाने ये भाग गया है और पुलिस को बेसिकली गुमराह कर रहा है। केवल उसका उद्देश्य यही है कि गुमराह कर रहा है, ऐसा लगने लगा था। दैट्स ऑल, थैंक यू।